गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ स्पेशल क्लास ऑन जीके लाइव टेस्ट 4। आज मैं आपके सामने जीके लाइव टेस्ट 4 लेके आई हूँ। ये ऐसा लाइव टेस्ट है जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आने वाला है। सो ये लाइव टेस्ट आप जो है अपने एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही अगर नहीं देख के गए तो आप अपने जो है 40 नंबर्स गवा देंगे, क्योंकि ये हमारे जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 40 नंबर्स की जीके आने वाली है। तो ये इस हिसाब से मैं इस पैटर्न से लेके चल रही हूँ। जीके में आपके आने वाले हैं साइंस के, कंप्यूटर के एंड जो हमारी जीके की जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री जो होती हैं इन सभी के। तो ये जो है मल्टी टैलेंटेड है, जैसे हमारे चैनल का नाम है। तो ये आपके जो है मिक्स क्वेश्चंस है, जो जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसी प्रकार से बिल्कुल वही पैटर्न के साथ मैं आपके सामने लेके आई हूँ। सो आप जो है वीडियो को अच्छे से देखिए एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये नया हैशटैग है, हैशटैग LSS मतलब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, LSS, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आप जैसे ही अपने जो है मोबाइल में मेरा वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, आप सोच लीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और ठीक इसी प्रकार आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और अपने जो है क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। तो आप वैसे ही मोर देन 5 सेकंड में आप अपने जो क्वेश्चन का आंसर दे, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करें हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। ये जो आपके सामने है, आपको ये 4 घटनाएं दे रखी हैं हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में हुई थी। तो और इस चारों घटनाओं को आपके उसके जो सन हैं, जो ईयर है उसके वाइज लगाना है। तो ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, जलियांवाला त्रासदी एंड बंगाल का विभाजन। तो इनको आपको अच्छे से लगाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है। सबसे पहले आपका यहाँ पे हुआ था बंगाल का विभाजन, ठीक है, और फिर हुआ था चंपारण आंदोलन एंड फिर हुआ था आपका जलियांवाला कांड एंड फिर हुआ था दांडी मार्च, ठीक है। तो इसका 4132 ये आपका आंसर हो जाएगा डी। सो चलिए इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ मैं आपको, सोल्यूशन में समझ में आ जाएगा आपको। जो आपका बंगाल का विभाजन है वो हुआ था 1905 में एंड चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, जलियांवाला त्रासदी हुआ था 1919 में एंड दांडी मार्च हुआ था 1930 में, ठीक है। 1905, 1917, 1919 एंड 1930, ठीक है। ये आप अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 में उन्होंने युवा राष्ट्रीयनों के बीच राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव का उपयोग करना शुरू किया। यह कथन किसका है? जो आपके सामने ये लाइन दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, तो इसने पूछा है कि यह कथन किसका है। विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये जो लाइन दी गई थी बाल गंगाधर तिलक ने जो कही थी ये वाली लाइन, सो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बाल गंगाधर तिलक जी एंड बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत करने के लिए जो है गणपति उत्सव की शुरुआत की। ऐसा करके उन्होंने महाराष्ट्र के पारंपरिक गणपति उत्सव को एक राष्ट्रीय उत्सव में बना दिया था, ठीक है, एक राष्ट्रीय उत्सव में बदल दिया था। तो अभी जो महाराष्ट्र में आपको पता है गणपति उत्सव बहुत ज़्यादा धूमधाम से बनाया जाता है। ये मेन जो फेस्टिवल माना जाता है महाराष्ट्र में।
तो ये किसकी देन है? बाल गंगाधर तिलक जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सहायक संधि की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली नहीं है, ये वेलेजली है। लॉर्ड वेलेजली, वॉन हेस्टिंग, विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, यहाँ पे सली है तो इसलिए कर लेना, कोई बात नहीं। भारत की सहायक संधि की योजना लॉर्ड वेलेजली द्वारा बनाई गई, लेकिन इस शब्द को फ्रांसीसी गवर्नर, यह जो शब्द था सहायक संधि, इस शब्द को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने पेश किया था। किसने पेश किया था? डुप्लेक्स ने पेश किया था। एंड अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले एक भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशक्त बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। भारतीय राज्य किसी अन्य विदेशी शक्तियों के साथ किसी भी गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सकता था। ठीक है, ये था सहायक संधि का। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। जो असहयोग आंदोलन है आपका, ये शुरू हुआ था 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। सोल्यूशन देख लेते हैं हम। आप 1920 मोस्टली बच्चों को लर्न रहता है, लेकिन आजकल क्या पूछने लग गए, उसकी डेट कब हुआ था। तो महात्मा गांधी द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 17 मार्च 1919 में रोलट अभियान और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो चला था और ब्रिटिश सुधारों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो 17 मार्च 1919 को तो रोलट अधिनियम हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। तो गांधी जी ने जो है गांधी जी के मेन आंदोलन 3 छोटे 3 बड़े आंदोलन हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनका मिलान करना है। निम्नलिखित को मिलाएं। तो ये आपके सामने कुछ पार्टी के नेम दिए हुए हैं। ये तो इस साइड आपके पार्टी के नेम हैं एंड इस साइड उस पार्टी से जुड़े नेता। तो आपको बताने हैं किस पार्टी के में का कौन सा नेता है। तो प्रजा पार्टी के कौन से नेता हैं? इसका आंसर बताइए आप। ये देखिए, चलिए प्रजा पार्टी के नेता है आपके सामने फजलुल हक। ठीक है, फजलुल हक। एंड जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता है आपके सामने, वो है सर सिकंदर हयात। एंड अखिल भारतीय किसान सेवा ऑल इंडियन किसान सभा के जो नेता हैं वो है सहजानंद सरस्वती। एंड जो यूनिस्ट पार्टी है उसके है मीनू मसानी। तो इसका आपका आंसर होगा D 1324। ठीक है, ये आपके सामने यूनिस्ट पार्टी है सर सिकंदर हयान खान। अखिल भारतीय किसान सेवा के हैं सहजानंद सरस्वती। एंड प्रजा पार्टी के फजूल हक। एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के हैं मीनू मसानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो दिल्ली के संबंध में आपको जो आर्टिकल दिया है वो कौन सा आर्टिकल दिया है दिल्ली के संबंध में? आर्टिकल 273 या फिर 239 AA या फिर 293 या फिर 246। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आपका 239 AA। ठीक है, ये आपके सामने सॉल्यूशन है। अनुच्छेद 239 का 1 के पार्ट A में कहता है कि संविधान
69वां संशोधन जो हुआ था आपके सामने, कौन से नंबर का? 69वां, एक मिनट, ठीक है। 69वां जो संशोधन हुआ, अधिनियम हुआ था 1919 के प्रारंभ में होने की तारीख से, 1991, यहाँ पे जलियांवाला कांड बाकांड की याद आ गया मेरे को, 1991 के प्रारंभ में होने की तारीख से दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा। इसके बाद इस हिस्से में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामांकित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बेसल 2 यानी बेसल 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक, साइबर अपराधों के जो है खिलाफ उसका उपाय, खेल व्यक्ति या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ उपाय, बैंक की पूंजी की पर्याप्त को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापक। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो आपकी बैंक की पूंजी है उसको मापने के लिए इसका जो है इसको क्या बोलते हैं? बेसल 2। चलिए, जो बेसल 2 है बैंक की पूंजी की पर्याप्तता को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ठीक है, बैंक्स कैपिटल को मापने के लिए। सो इसका सॉल्यूशन है आपके सामने। बेसल 2 एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानक है जिसमें वित्तीय संसाधनों को, जो वित्तीय संसाधन होते हैं को संचालन द्वारा होने वाले जोखिम को कवर करने के लिए पर्याप्त नकदी भंडार, जो कैश होता है, कैश रिवर्स होता है, बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बेसल समझौते बैंकिंग कानून को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी विनियमों की सिफारिश की एक श्रृंखला है। चलिए गाइस, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये एक सामने आपके जो संविधान दिए गए हैं कि कौन सा संविधान ये संविधान दिए गए हैं और ये आपको पूछा गया है कि किस संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आप मुझे इसका आंसर दीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपको क्या करना होता है, उसमें एक चीज़ का यदि आपको आंसर पता चल जाता है तो आपको उसमें सभी का आंसर पता चल जाता है। जैसे कि आपको मैं इसका आंसर जिसका सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ इस क्वेश्चन का। जैसे आपसे पूछा गया है कि विधि का शासन, इसमें पूछा गया है कि विधि का शासन, यदि आपको पता होगा कि विधि का शासन लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से, तो आप देखोगे जो है सॉल्यूशन में अपने कि कौन सा किस में ए का 4 है। तो यहाँ पे आपके सामने है ए और बी में ही ए का जो आंसर 4 दिया गया है। तो इसमें आपको ये सी और डी तो गए, तो इस हिसाब से आपको दूसरा पता होगा तो बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा आपका। जो आपका DPSP है वो लिया गया है आपका आयरिश के संविधान से, तो इसका आंसर आपके सामने बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर फिर आपके सामने क्या हो जाने वाला है? बी। तो हम इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। रूल्स ऑफ लॉ लिया गया है आपका ब्रिटिश के संविधान से, DPSP ली गई है आयरिश के संविधान से, एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो ली गई है, समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, एंड मौलिक अधिकारों का आपातकाल के दौरान निलंबन ये लिया गया है जर्मन के संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। DPSP आयरिश के संविधान से, आपातकाल के दौरान जो DPSP है वो जर्मन के संविधान से, एंड रूल्स ऑफ लॉ ब्रिटिश के संविधान से, एंड समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपके सामने जो है एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस के आंसर निकल गए हैं। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अभी। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान CEO। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो इसका आंसर आपके सामने है अभी जो है अब अमिताभ कांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम फास्ट कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ढीले चल रहे हैं।
श्री अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, हिंदी में बोले तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए राष्ट्रीय संस्थान के CEO है अमिताभ कांत। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? फंडामेंटल राइट्स सब कम्युनिटी के चेयरमैन कौन हैं? तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं हम। इसके सब कम्युनिटी के चेयरमैन हैं आपके सामने JB कृपलानी। तो इसका आंसर आपके सामने होगा A JB कृपलानी। तो मौलिक जो अधिकार है अल्पसंख्यकों की जनजाति और बहिष्कृत देशों पर सलाहकार समिति जो वल्लभ भाई पटेल ने बनाई थी उसके है। और अल्पसंख्यक उप समिति के जो आपके चेयरमैन है वो है HC मुखर्जी, आप ध्यान रखिएगा। एंड मौलिक अधिकारों के जो फंडामेंटल राइट्स एंड बहिष्कृत सलाहकार समिति बने थे उसके चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है सूची 2 के साथ सूची 1 का आपको मिलान करना है। आज मिलान के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने डाल दिए आपके सामने। तो जब को मिलान करना है, ये एक आपके सामने सूची 1 दी गई है, ये आपके सामने सूची 2 दी गई है। तो इसमें आपको बताना है कि ये अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ठीक है, सो चलिए हम इसका मिलान करते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं हम इसको ताकि अच्छे से दिखाई दी जाए। जब का औषधि अनुसंधान है ड्रग्स रिसर्च सेंटर है वो है आपका लखनऊ में। एंड जब का पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर में। एंड जो आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान है वो है इज्जत नगर में। एंड जो वन अनुसंधान है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है देहरादून में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके सामने 2143। ठीक है, 2143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, देखिए पर्यावरण जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का नागपुर में, पशु चिकित्सा इज्जत नगर, वन अनुसंधान देहरादून एंड औषधि अनुसंधान लखनऊ। चलिए आपके सामने सारे सॉल्यूशंस आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह में भूटान के साथ एक समान सीमा है? किस समूह में भूटान के साथ एक समान सीमा है? तो इसके लिए तो आपको मैप लर्न होना चाहिए, तो तभी ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर है आपके सामने कि किस समूह में भूटान के साथ एक समान सीमा है। तो इसका आंसर होगा आपके सामने एंड असम कहाँ पर देखिए सबसे पहले असम आएगा। असम किस क्वेश्चन में नहीं है? बी में, तो ये नेग्लेक्ट हो गया। इसमें है। सेकंड आपके सामने आएगा सिक्किम किस में नहीं है? इसमें नहीं है। तो ए एंड बी में से भी आपके सामने आपको आंसर निकालना है। ये आपको बता रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आंसर कैसे निकाल सकते हैं। थर्ड आएगा अरुणाचल प्रदेश इसमें है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और कुल बॉर्डर है इसका 699। ठीक है, 699। तो ये आपको मैप में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो मैप है यहाँ पे भूटान है। यदि इस भूटान को हम जूम करें तो जूम करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसमें यहाँ पे आपके सामने देखिए, आप देख सकते हैं कि असम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एंड यहाँ पे मेघालय है, पश्चिम बंगाल भी है आपके सामने यहाँ पे। सो
गाइस यहाँ पे है तो बहुत सारे, लेकिन आपके जो ऑप्शन में था वो ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह पूर्व से जो पश्चिम दिशा में व्यवस्थित भू अवदाद देशों को सही ढंग से दर्शाता है? देखिए, आपको इसका आंसर बताना है जल्द से जल्द। इसका आंसर होगा आपके सामने युगांडा, चाड, पराग्वे और बोलीविया। ठीक है, जो देश समूह पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित भू-अवदाद देशों के साथ सही ढंग से दर्शाता है वो है युगांडा, चाड, पराग्वे, बोलीविया। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे मैप्स के साथ है, युगांडा और चाड अफ्रीका भू अवदाद देश है और पराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका के है। ठीक है, चलिए ये आपके सामने मैप है, मैं एक एक जूम करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छे से दिखेगा तो नहीं, लेकिन पता तो चल जाएगा। यहाँ पे ये युगांडा है, ये चाड है, एंड ये पराग्वे है, एंड ये बोलीविया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये सारे जो है आपके वर्ल्ड के मैप में सारी चीज़ें हैं आपके सामने। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे अफ्रीका, कौन से अफ्रीका में है ये आपको अच्छे, आप इसको स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से मिलाने वाला आ गया, ये आपको बताना है कि साइमा वैन ये सारे कौन से देश के हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो साइमा झील है वो फिनलैंड में है। वोर्नेर जो है वो स्वीडन में है। मोजोसा जो है वो है आपका नॉर्वे में है और बाल्टन हंगरी में है। ठीक है, ये है आपके सामने सॉल्यूशन है, देख लीजिए। साइमा फिनलैंड में है, बाल्टन हंगरी में है, लेक वर्न झील स्वीडन में है और लेक मोजोसा झील नॉर्वे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जो आपका रिएक्टर स्केल होता है वो किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? वो किया जाता है आपके भूकंप तीव्रता। ठीक है, ये आपके सामने सॉल्यूशन है। जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है, इसका आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। ठीक है, उसी के नाम से ये पड़ गया रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट है, वायुमंडल का निम्न में से कौन सा क्षेत्र ओजोन गैस से संबंधित है? ये मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, समताप मंडल इसका आंसर आने वाला है। और आप मुझे बता देना कि मैं आपको जीके का डीप से पढ़ाऊँ, टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ, तो उसमें मैं आपको जो आप हमारे चलिए ये आपके सामने इसका आंसर है, ओजोन गैस से संबंधित है। इसका आंसर आपके सामने समताप मंडल आएगा। ये मैंने आपको बता दिया था कि पहले मैं आपको ये करवा चुकी हूँ कि आपके सामने जो ट्रोपोस्फेयर होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के जो सारे, मैं आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये आप मुझे बता देना कमेंट्री में कि आपको टॉपिक वाइज चाहिए, तो मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें लेके आऊँगी। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, और मैं आपको मैप में भी एक बार दिखा दूँगी ताकि आपको कोई जो प्रॉब्लम ना हो। वायुमंडल का समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर क्षेत्र ओजोन गैस से संबंधित है। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, यह ऊपर की ओर वायुमंडल की दूसरी परत है। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत है समताप मंडल के ठीक नीचे है, और समताप मंडल के ऊपर की अगली जो उससे ऊपर की समताप मंडल के ऊपर की जो परत है उसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैप में दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये ऐसे आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मिनामाटा, जापान है उसकी मिनामाटा बीमारी पानी में किसके प्रदूषण की वजह से हुई थी? पानी में क्या था कि मिनामाटा बीमारी हो गई जापान में?
तो ये है साइनाइड, लेड, मरकरी या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। सो गाइज इसका आंसर है आपके सामने। जो जापान की मिनामाटा बीमारी जो पानी के प्रदूषण की वजह से हुई थी, वो मरकरी, जो पानी मरकरी मिला हुआ था उसकी वजह से। तो इसका सोल्यूशन है आपके सामने। जो मिनामाटा रोग की खोज सबसे पहले 1956 में जापान के कुमामोटो प्रांत के मिनामाटा शहर में हुई थी। यह चिसो कॉरपोरेशन के रासायनिक कारखाने के औद्योगिक अपशिष्ट जल बिंदु स्रोत प्रदूषण में मिथाइल मरकरी के निकलने के कारण हुई थी। ठीक है। सो गाइस ये आपके सामने पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने आपको 20+ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, 20+ क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने आपको। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में करवाने वाली हूँ। सो आप पार्ट 2 देखना और पार्ट 1 देख के ही पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है। सो चलिए गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल एंड शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो गाइज़ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गाइज़ कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। बाय।